स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम बात करें तो इनकी डेफिनेशन में क्या होता है, दीज आर द एसिडिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर कार्बोक्साइल ग्रुप्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कार्बोक्साइल ग्रुप COOH ये होता है हमारा, ठीक है। इसमें यहां से अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्साइल ग्रुप कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप से मिलके बना हुआ है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर दो तरीके से बताया जाता है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज और मैं बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। इनको फैटी एसिड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो नेचुरल फैट हमें मिलती है उस नेचुरल फैट के अंदर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इनको फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो अभी कॉमन नेम की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो कॉमन नेम होता है जनरली उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स जहां से वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। और इनका जो नेम का जो एंड होता है वो एक एसिड से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड हमें मिलता है डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट से। रेड जो एंट्स होती है उनका अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। और रेड एंट्स को लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं, इसीलिए ये हम एसिड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। और एसिडिक एसिड ये जो वर्ड आया है CH3COOH के लिए, ये एसिडिक एसिड जो वर्ड आया है वो आया है विनेगर से। विनेगर को लैटिन में एसिटम बोलते हैं और इस एसिटम से नाम हो गया एसिटिक एसिड। जैसे अब ये ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो ब्यूटायरिक एसिड हमें ऑब्टेन होता है रेनसीड बटर से, और रेनसीड बटर को लैटिन में ब्यूटायरम बोलते हैं। तो इसीलिए ब्यूटायरम के अंदर जो भी एसिड पाया जाता है इसलिए उसको ब्यूटायरिक एसिड बोल दिया गया। तो ये हमने देखा कि कॉमन नेम जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो हमें कहां से ड्राइव होता है, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के नेचुरल सोर्सेज से। अब अगर IUPAC नेम की बात करें तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम हम कैसे बताते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं और उन नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो एल्केन हमारा बनता है कोरस्पोंडिंग एल्केन, तो उस एल्केन के लास्ट का E को हम रिमूव कर देते हैं और हम कौन सा वर्ड ऐड कर देते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन देखा तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन का एल्केन होता है मीथेन। तो मीथेन का E हमने यहां से हटा दिया और ओइक एसिड लगा दिया, तो ये बन गया हमारा मिथेनोइक एसिड। ये देखा हमने CH3COOH, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 कार्बन का होता है हमारे पास एल्केन इथेन। इथेन का E हटा के हमने क्या लगा दिया, ओइक एसिड, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया। इसी टाइप से आप इन सब का नाम लिख सकते हो। जैसे ये 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन का एल्केन होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का लास्ट में हम E को रिमूव कर देते हैं और ओइक एसिड लगा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये तो हमने देख लिया IUPAC नेम। अब अगर हम अरोमेटिक एसिड्स के IUPAC नेम की या कॉमन नेम की बात करते हैं तो अरोमेटिक एसिड्स को हम जनरली कॉमन नेम में और IUPAC नेम में दोनों सिस्टम के अंदर अरोमेटिक एसिड्स को हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड कॉमन नेम में भी इसका यही बेंजोइक एसिड नेम होगा, IUPAC नेम में भी इसका बेंजोइक एसिड ही नेम होगा। इसके बाद कुछ एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम कॉमन नेम या IUPAC नेम यूज नहीं करके उनका हम स्पेशल नेम यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास है, बेंजीन के ऊपर ये कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलुइक एसिड, क्योंकि जो टोलुइन होता है उसी से ये ड्राइव हुआ है, तो इसलिए, और ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, इसीलिए इसको ऑर्थोटोलुइक एसिड भी बोला जाता है।
तो यहाँ पे अभी हम इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम और देख लेते हैं एरोमेटिक वालों के। तो जैसे ये है हमारे पास, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, जैसे ये भी टोल्यूइन से ड्राइव हुआ लग रहा है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैराटोल्विक एसिड, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें हम तो यहां से 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, और ये इतना क्या बच गया बेंजोइक एसिड, तो ये बन जाएगा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। लेकिन इन जनरली इसका ये वर्ड यूज होता है पैराटोल्विक एसिड। इसके बाद अभी हम ये देखते हैं, ये फिनाइल रिंग है, ये CH2COOH। तो यहाँ पे जब हमें कॉमन नेम यूज करना होता है, इस टाइप से बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल चेन जुड़ी होती है, तो इस बेंजीन रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट करते हैं। तो जब इसका कॉमन नेम हम बताएंगे 1 2 3 पोजीशन के ऊपर जब ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह होती है तो इसको फिनाइल बोलते हैं। तो इसका जब हम आईयूपीएसी नेम बताएंगे 1 2 3 के ऊपर है फिनाइल रिंग, ठीक है। तो 3 फिनाइल और कितने कार्बन बच गए 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की जब हम बात करते हैं तो इस टाइप से न्यूमेरिक नंबर यूज नहीं करते हैं, 1 2 3 यूज नहीं किया जाता, अल्फा बीटा गामा यूज किया जाता है। और जो हमारा ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, उसके नेक्स्ट वाला गामा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस एल्काइल चेन के अंदर ये बीटा पोजीशन के ऊपर फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो इस टाइप से हम नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्साइल ग्रुप की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है 2 स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो क्या होता है कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अंदर ये ऑक्सीजन एटम के 2 लोन पेयर है, तो इसमें से एक लोन पेयर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करता है और ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है। तो कार्बोक्साइल ग्रुप इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि जैसे ये जो सेकंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। पहले वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड वाली ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। और हमेशा आपको मैंने एक बात बताई है कि न्यूट्रल जो स्पीसीज होती हैं दे आर ऑलवेज स्टेबल एज कंपेयर टू द चार्ज स्पीसीज। तो अब ये चार्ज स्पीसीज बन गई है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये चार्ज्ड है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ठीक है। और इस वजह से जो हमारा रेजोनेंस एनर्जी आनी चाहिए थी, इस रेजोनेंस की वजह से जो रेजोनेंस एनर्जी आनी चाहिए थी वो रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। तो कार्बोक्साइल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अभी हम देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर अगर हम देखें तो उससे पहले हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी होगी। तो जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेकंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन अपने आप में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पुल कर लेता है और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने से ये जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जब भी कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करता है तो हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो एक तो हमने ये एसिडिक जो स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की
इसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मैंने जैसा कि हमेशा आपको बताया है कि जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है या एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड या जो भी एसिड है उसका हम कॉन्जुगेट बेस देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब भी कोई एसिड, जैसे ये कोई एसिड है, जब ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देता है तो जो भी स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलेट आयन को जब हम देखते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो उसमें भी रेजोनेंस होता है। इस टाइप से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर आता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप में ये डबल बॉन्ड इस टाइप से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जब रेजोनेंस होती है तो जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है दे आर इक्विवेलेंट। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट है। और जब भी किसी भी रेजोनेंस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है तो उस टाइम पे रेजोनेंस एनर्जी हमारी ज्यादा होती है और उसके अंदर स्टेबिलिटी भी ज्यादा आती है। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेंस होती है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और किसी भी एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल है तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक खास बात और है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इसके अंदर ये कार्बन और इस ऑक्सीजन, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से ये जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई है तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड लेंथ के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल बन जाती है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने यहाँ पे शो किया है कार्बोक्सिलेट आयन की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो इसके बाद अभी हम कंपेयर करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमारे एल्कोहल से काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, एल्कोहल हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में तो आपने देखा कि जो कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलेट आयन वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और रेजोनेंस भी यहाँ पे इतनी अच्छी होती है कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होती है, रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है और इसीलिए रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल होता है। और जब कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होता है तो एसिड की स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होती है। तो इस टाइप से जैसे ये एसिड है ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन हमारा कॉन्जुगेट बेस है और ये स्टेबल है तो एसिड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन एल्कोहल का अगर हम यहाँ पे केस देखते हैं तो एल्कोहल जब अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो RO नेगेटिव बनता है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं होती है और जब यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होती है तो इसमें एल्कोक्साइड आयन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। इसीलिए जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं या फिर हम ये कहें कि अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होते हैं अगर इनको हम इसके एसिडिक कैरेक्टर को हम कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर एल्कोहल का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। बाद अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हम कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल्स। फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब इसको हम देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू द फिनोल।
इस चीज का रीजन ये है क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है और जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, और इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेंस होती है। इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर ऐसे मूव करता है और ये जो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है ये इस टाइप से ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर जाता है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होती है तो उनका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद अभी एक तो फैक्टर ये है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा फैक्टर क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ऑक्सीजन एटम पे, ये नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है दोनों ऑक्सीजन एटम पे। पहले इस ऑक्सीजन एटम पे था, फिर इस ऑक्सीजन एटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। इसकी वजह से जो कॉन्जुगेट बेस है हमारा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और किसी भी एसिड का जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है तो वो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी यहीं पे हम फेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस होता है फेनोक्साइड आयन। कॉन्जुगेट बेस उस स्पीसीज को बोलते हैं जब एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है और जो स्पीसीज बनती है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो फेनोक्साइड आयन हमारा फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। इसके अंदर इस टाइप से ये रेजोनेंस होती है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज ये इधर शिफ्ट होता है और ये वाला हमारा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से हमारी बनती है। लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉन इक्विवेलेंट है। ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि जैसा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर अल्टीमेटली ये जो नेक्स्ट फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट है और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो केवल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर स्प्रेड हुआ है और या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर स्प्रेड हुआ है। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जो नेगेटिव चार्ज था वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे स्प्रेड हुआ था। इसीलिए फेनोक्साइड आयन की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं वो कम है एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन। और जब भी किसी भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो एसिड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। हम प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड्स की अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्राइमरी एल्कोहल एज वेल एज एल्डिहाइड दोनों की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो हमारे सिर्फ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हम यूज करते हैं इस टाइप की रिएक्शन में? एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या फिर नाइट्रिक एसिड। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट,
ठीक है, उसको बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। ये इसका फॉर्मूला है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जब सिल्वर के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है। तो क्या होता है, अभी इस रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, इनमें से तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये अल्कोहल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे सेम रहते हैं, कार्बन एटम्स के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे ये भी हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें जरूरत पड़ती है अल्कोहल के केस में, अगर हमें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो। लेकिन अगर यहीं पे हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इजीली करवा सकते हैं। लेकिन जब ये एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन टोलन रिएजेंट से हम करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, ये अमोनियम सोल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये अमोनियम सोल्ट बना है। फिर इस सोल्ट की जब एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, ये है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। कोई भी एल्काइल बेंजीन क्या होती है, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन की अगर हम रिएक्शन करवा दें एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर एल्कलाइन पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो हमारी एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन होके बेंजोइक एसिड बन जाता है। अब बेंजीन के ऊपर जितने एल्काइल ग्रुप होंगे सभी की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्साइल ग्रुप आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्साइल ग्रुप आ गया। यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम इन सभी रिएजेंट्स में से किसी एक का यूज करके, तो इस एल्काइल ग्रुप की जगह कार्बोक्साइल ग्रुप आ जाएगा। अगर दो एल्काइल ग्रुप हैं तो दो कार्बोक्साइल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम और भी अगर कोई यूज करते हैं, जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे अगर CH3 लगा हुआ है या CH2CH3 लगा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे भी COOH। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप का नेचर मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उनकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। लेकिन टर्सरी एल्काइल ग्रुप अगर होगा, टर्सरी एल्काइल ग्रुप अगर कोई होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये टर्सरी वाला एल्काइल ग्रुप होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन बाकी इसकी हो जाएगी। तो ये सभी चीजें हमें याद रखनी है।